चल, तो लास्ट क्लास में हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन पढ़ रहे थे, तो आज उसको ख़त्म करते हैं। और एकदम आसान आसान क्वेश्चन आता है उस पर, पर गलतियाँ होती है बच्चों से बहुत। किस चीज़ में होती है वो भी मैं बताऊंगा, और कोशिश करना कि वो गलती ना हो, जल्दीबाजी में गलती होती है वो वाली, ठीक है। और फिर आज इसी के बाद स्टार्ट करें, कुछ क्वेश्चन जी के कर लेंगे वेरिएशन वाले, और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एकदम सेम है जो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक थी, के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे बस माइनस साइन आएगा, क्यों आएगा, कैसे यूज करना है, वो सब भी देखेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे वेरिएशन इन जी में, तो उसमें हमने फर्स्ट केस पढ़ रहे थे, पूरा नहीं हुआ था अभी। विद हाइट, हाइट के साथ जी का वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट पढ़ रहे थे। तो इसमें मैंने डिराइव करवाया था कि अर्थ के केस में जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है किसी भी जगह पे, उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट। चाहे वो सरफेस की बात हो, चाहे वो एच हाइट ऊपर की बात हो, चाहे वो डी डेप्थ नीचे की बात हो, ठीक है। हर जगह जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होती है अर्थ के केस में, ठीक है, दैट वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा फंडा है, क्योंकि आपको अर्थ के केस में ग्रेविटेशनल फील्ड हर जगह पे पता है। आउटसाइड के लिए जी इंटू मास बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर का रिजल्ट। सरफेस के लिए जी इंटू मास बाय रेडियस का स्क्वायर। अंदर के पॉइंट के लिए जी इंटू मास इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेडियस का क्यूब। याद है सब। और यही सारी वैल्यूज किसके इक्वल हो जाएंगी, आपकी जी के इक्वल। तो जो क्वेश्चन में पूछा होगा वो आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो हाइट के साथ वेरिएशन हमने पढ़ लिया था, डिराइव कर लिया था। सपोज ये हमारी अर्थ है जिसका रेडियस है आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ, विच इज अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर, एंड इसका मास है सपोज एम ई, ठीक है। ये एक पी पॉइंट है जहां पे मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान देना, ये जो हाइट हम लेते हैं ये कहां से लेते हैं, अर्थ के सरफेस से, ठीक है। पर फॉर्मूले में जो डिस्टेंसेस आते हैं वो कहां से आते हैं, सॉलिड स्फीयर के सेंटर से। तो आर ई प्लस एच हो जाएगा आपका, ठीक है। वो सब तो पता ही होगा। क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे, बोल देगा कोई आदमी 100 किलोमीटर ऊपर बैठा है, बताओ उसका अपेरेंट वेट कितना होगा, ठीक है। तो अपेरेंट वेट कितना हो जाएगा, एम इंटू जी डैश। और जी डैश क्या हो जाएगा, उस जगह पे जहां पे वो बैठा है वहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। ट्रू वेट उसका कितना है, वो तो एम इंटू जी। आपका अपेरेंट वेट कितना हो जाएगा, एम इंटू जी डैश, क्योंकि जगह वो अपनी बदलेगा तो उसका जो वेट है वो चेंज होता जाएगा। दैट इज कॉल्ड अपेरेंट वेट, जो हमने पढ़ा था एनएलएम में भी। लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, वो सब याद आया, वेइंग बैलेंस की रीडिंग, ठीक है। सेम फंडा यहाँ पे है कि अर्थ से वो मून पे चला जाए, बताओ उसका अपेरेंट वेट कितना हो जाएगा। तो मून पे जी सबको पता है, अर्थ के सरफेस के कंपैरिजन में 1/6 होता है, जी बाई 6 होता है, बचपन में पढ़े होगे। तो वेट भी कितना हो जाएगा, 1/6 टाइम्स, क्योंकि वेट बेसिकली एम इंटू जी एट दैट प्लेस होता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं बच्चों वाले, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेट्स से दैट इज जी डैश। वो जी डैश आपका कल आया था जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। ये सबको रिजल्ट आना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछेगा। इक्वेशन नंबर 1, जी डैश मैंने क्या बोला है, जी डैश मैंने बोला है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट एच, ठीक है। और हाइट कहां से मेजर होगी, अर्थ के सरफेस से, सेंटर से नहीं, ध्यान देना। और जी क्या है मेरी, वो तो फिक्स है, जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और इसकी वैल्यू फिक्स होती है आपकी, ये चेंज नहीं होती है। अर्थ के सरफेस पे ये जो वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, वो फिक्स होती है। कितनी होती है वो वैल्यू, दैट वैल्यू इज जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। कल मैंने डिराइव भी कराया था। तो इसमें जी फिक्स, एम ई फिक्स, आर ई फिक्स, तो ये जी की वैल्यू फिक्स होती है। और ये वैल्यू, ये सारी वैल्यूज डाल के कितनी आती है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जी की वैल्यू जो अर्थ के सरफेस पे वो फिक्स होती है, बस हाइट के साथ और डेप्थ के साथ उसमें वेरिएशन आता है। वही हम स्टडी कर रहे हैं कि कैसे वेरिएशन आता है। तो सबसे पहले हमने देखा हाइट के साथ वेरिएशन कैसे आता है, कि जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। अब इसी में गलती होती है सबसे। अब इसके बाद हम डेप्थ के साथ वेरिएशन पढ़ेंगे, उसमें सब कोई सही कर लेता है। जो गलती मेजर होती है सब बच्चों से, मोस्टली बच्चों से, वो इस उसमें होती है। अब आधे बोलेंगे सर इसमें क्या गलती है, एच की वैल्यू डाल दो, आर की वैल्यू डाल दो, जी की वैल्यू पता ही है हमको, जी डैश जी की टर्म में आ जाएगा। बिल्कुल सही है, पर उसमें गलती होती है, सुनना ध्यान से।
कभी कभी वो जो हाइट देता है कि मतलब जिस पॉइंट पे तुम्हें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए, जहां पे पार्टिकल बैठा है आपका, वो हाइट बहुत कम देता है, जो हम मैकेनिक्स में यूज किए हैं, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, मतलब वो जो हाइट है, 10 किलोमीटर छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बट दैट हाइट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान दो कि जी की वैल्यू में सिग्निफिकेंट चेंज कब तक नहीं आएगा, जब तक आप अच्छी खासी हाइट ऊपर ना चले जाए सरफेस से। ऐसा बोलोगे आप कि मैं अर्थ के सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर जा रहा हूं तो मेरी जी की वैल्यू बहुत चेंज होने जानी चाहिए, 9.8 से 9 हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप वैल्यूज डाल के देखना, एच की वैल्यू आप 10 किलोमीटर लोगे, आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर है, तो ये 1/640 होगा, दैट विल बी 0.00 समथिंग। ठीक है, और 1 में 0.00 समथिंग, तो अप्रोक्सीमेटली 1 ही बचा, तो जी डैश की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जी के इक्वल आएगी। तो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है अनटिल कि आप जो है, अनलेस जो आप जो है वो बहुत ऊपर हाइट तक नहीं जा रहे हैं। ठीक है, एक सिग्निफिकेंट हाइट तक आप नहीं जा रहे हैं, तब तक जी की वैल्यू पे उतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगा। कल भी मैंने ये चीज बताई थी, अब ध्यान से सुनना। अब इसमें ये तो इक्वेशन आपको यूज करनी है, ये तो जनरल है आपका। अब एक इक्वेशन और यूज करनी है, वो हमारी खुद के सिंप्लीफिकेशन के लिए, खुद का मतलब कैलकुलेशन कम करने के लिए, वो अजम्पशन हम लेंगे अभी। क्या अजम्पशन है, ध्यान से सुनना। इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, मतलब h मतलब अर्थ के सरफेस से जो हाइट है जहां पे हम गए हैं, अगर वो r के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, तो ये इक्वेशन आपको यूज नहीं करनी है। तब क्या यूज करनी है, बाइनोमियल का यूज करना है। तो क्या आएगी, क्या इस g डैश को मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, g इंटू 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2, 2 को ऊपर लेके गए तो -2, सही है यहां तक। अब h अगर r से बहुत छोटा है तो आपको एक चीज याद होगी, फिजिक्स में बहुत यूज हुई है, 1 प्लस एक्स की पावर n, ये 1 प्लस एन एक्स के इक्वल होती है, n आगे आ जाता है, याद है। कब होती है, अगर x जो है वो 1 से बहुत छोटा है, ये फिजिक्स में यूज होती है। ठीक है, बहुत चैप्टर्स में यूज है, एरर में यूज हुई थी, और भी बहुत चैप्टर्स में यूज हुई थी। ठीक है, एडवांस वालों के लिए तो लगभग हर चैप्टर में यूज हो जाता है। तो 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, पता है ना कब, जब ये x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी। अब यहां पे देखते हैं, क्या h आपने पहले से ही लिया कि r से बहुत छोटा है, मान लो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, या इवन 10, 50 भी, या 100 भी, h 100 भी होगा, r तो 6400 है ना, तब भी छोटा ही है आपका। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनना, अगर एच आर से बहुत छोटा है, क्या ये रेशो 1 से बहुत छोटा होगा, वही तो हमारी कंडीशन है कि ये जो x है, ये x का काम कर रहा है ना, ये x 1 से बहुत छोटा होना चाहिए। क्या है, कब, हर बार नहीं, इस कंडीशन में, अगर h बहुत छोटा है r से। ठीक, तो क्या मैं पावर आगे ले जा सकता हूं, बिल्कुल। तब क्या हो जाएगा बोलो, g डैश इज इक्वल टू g, पावर आगे लेके आओ, 1 माइनस 2h बाय r, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब कंफ्यूजन किस में होती है, वो ध्यान से सुनना। बच्चे डिसाइड ही नहीं कर पाते कि सर इक्वेशन 1 यूज करनी है कि इक्वेशन 2 यूज करनी है, कब 1 यूज करनी है, कब 2 यूज करनी है। 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है इसका मेंस और नीट में, उसमें बच्चे ये यूज करने की जगह ये कराते हैं, ये करने की जगह वो कराते हैं। अच्छा, ये तो हर बार ही कर सकते हैं क्योंकि ये तो जनरल रिजल्ट है, पर ये दिक्कत कब देगा आपको, जब h की वैल्यू बहुत छोटी होगी। तब कैलकुलेशन कैसे स्क्वायर करके आओगे, वहां कैलकुलेटर है नहीं आपके पास। h की वैल्यू मान लो मैंने 2 किलोमीटर दे दी, बताओ 2 किलोमीटर पे g की वैल्यू कितनी होगी, जी की टर्म में, जी डैश की वैल्यू जी की टर्म में। एच आप 2 डालेंगे, आर आप 6400 डालेंगे, ये हो जाएगा 1/3200, फिर उसके बाद 1 में ऐड करेंगे, वो हो जाएगा 3200, 1/3200 का स्क्वायर। अब करते बैठो उसको, ठीक है, सदियां बीत जाएंगी, फिर आंसर आएगा आपका। तो वो केस में जब एच आपका बहुत छोटा है आर से, आपको ये यूज करना है। ठीक है, हर बुक में अलग अलग दिया हुआ है, पर मैं बोल रहा हूं आप वही लेना कि ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। यूज दिस फॉर्मूला, ध्यान से सुनना, यूज दिस फॉर्मूला इफ h इज इन द रेंज ऑफ 500 किलोमीटर। ठीक है, 500 तक भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि 500 तक में भी देखो सिग्निफिकेंट डिक्रीज नहीं हो रहा है। अगर बहुत बड़ा डिफरेंस आता है इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से, तब हम बोल सकते थे कि ठीक है ये यूज करो, ये यूज मत करो। बहुत बुक में अलग अलग लिखा है, बहुत बुक में लिखा है 100 किलोमीटर तक यूज करो,
ठीक है, पर वो आपको वैल्यूज ऐसी देता ही नहीं है कि आपको कंफ्यूजन हो। या तो वो वैल्यू देगा आपको 10 किलोमीटर के आसपास, 5 किलोमीटर पे गया है तब बताओ कितना, तब ये यूज करना है आपको। बेसिकली ध्यान से सुनना, इक्वेशन 1 आपका जनरल रिजल्ट है, वो आप कभी भी यूज कर सकते हैं, चाहे एच कुछ भी हो वो आप कभी भी यूज कर सकते हैं। पर वो प्रॉब्लम देता है कब, जब आपका एच बहुत छोटा है, क्योंकि तब कैलकुलेशन बहुत अजीब आती है आपकी और वो करने का कोई मतलब नहीं है। वो फॉर्मूला अच्छा होगा तब कब, जब एच आपका 1000 2000, ताकि आप कैलकुलेशन इजीली कर सके। ठीक है, तो अगर आपका एच बहुत छोटा है, बहुत छोटे का मतलब अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, समझ रहे हो? मतलब ये जो हाइट आप सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, ये बहुत कम हाइट आप ऊपर गए हैं, ठीक है, तब आपको यूज करना है ये वाला फॉर्मूला। ठीक, क्या है फॉर्मूला? जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h/r। समझना ध्यान से, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे, एच अर्थ के सरफेस से जितना हाइट आप ऊपर गए, आर अर्थ की रेडियस विच इज फिक्स्ड एंड इट्स वैल्यू इज 6400 किलोमीटर। ठीक है, ओके। तो यही बच्चों से गलती होती है कि सर वो यूज करे कि ये यूज करे। पहले देख के चलो आप कितना ऊपर जा रहा है, 2 3 5 10 50 100 किलोमीटर जा रहा है, तब आप आराम से ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, इवन 500 तक आप वो यूज कर लो, ठीक। पर ठीक है, वो ज्यादा यूज भी मत करो, 100 तक यूज करो, क्योंकि 500 में तो आप वैसे भी इससे निकाल ही लेंगे। ठीक है, कर लोगे, वैसे 500 में फर्क नहीं पड़ेगा, सिग्निफिकेंट डिक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब एक ध्यान से सुनना, जेई एडवांस ने भी पूछा था और मेंस ने भी पूछा था, मतलब मिलते जुलते क्वेश्चन थे। क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन था कि, हिंदी में बताता हूं फिर इंग्लिश में बताऊंगा, कि अर्थ के सरफेस से कितना हाइट ऊपर जाया जाए, किलोमीटर में आंसर मांगा था उसने, अर्थ के सरफेस से कितना हाइट ऊपर जाए कि वहां पे जो वैल्यू हो जाए, कि जहां पे हम गए हैं, ठीक है, मान लो अर्थ के सरफेस हम ए पॉइंट ऊपर गए, तो ए की दूरी बतानी थी आपको अर्थ के सरफेस से, ताकि ए पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ के सरफेस के कंपैरिजन में हाफ हो जाए। कितनी हो जाए? हाफ, या 1/4 हो जाए, या 1/3 हो जाए। अब आधे लोग उसमें सोचते हैं सर जी डैश तो मुझे पता चल गया कि जी डैश g/2 होना चाहिए या g/3, वो हाफ होगा या 1/3 होगा उसके अकॉर्डिंग। पर आधे लोग सोचते हैं सर अब ये यूज करें कि ये यूज करें। अब ध्यान से सुनना, ये कब तक यूज करना है आपको, जब तक h 500 तक है। 500 के h ऊपर हो गया, मतलब अच्छा खासा हाइट आप ऊपर गए, तब आपको वो यूज करना है। देखते हैं 500 में कितना डिफरेंस देता है आपको। ठीक है, ध्यान से सुनना। सो जी डैश कितना, g इंटू 1 माइनस 500 इंटू 2000, 1000 बाई 6400, दैट विल बी 1/64, नहीं 1/6.4 ना, या 10/64 लिख लो। ठीक, सो दैट विल बी g इंटू 54/64। ठीक है, 54/64 की वैल्यू कुछ तो होती है, 54/64, हाँ 0.84 जी, 0.84 जी। देखो अभी भी उतना सिग्निफिकेंट डिक्रीज नहीं हुआ, 0.84 जी। ठीक है, पर आपसे कितनी मांगी है, जी का हाफ हो जाए, जी का 1/3 हो जाए, मतलब वैल्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई है। ठीक है, और बहुत ज्यादा डिक्रीज के केस में हम क्या यूज करते हैं ये, क्योंकि हम बहुत हाइट जब ऊपर जाते हैं तब ये यूज करते हैं। तो अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि किस हाइट पे जी की वैल्यू जो है वो अर्थ के सरफेस के कंपैरिजन में हाफ हो जाएगी, तो आपको ये यूज करना है, या 1/3 हो जाएगी तब भी ये करना है, 1/4 हो जाएगी तब भी ये करना है। समझ गए? वो कब यूज करना है, बस सिंपल सा फंडा, जब एच आपका बहुत छोटा होगा। चलो 500 यूज मत करो, 100 तक यूज कर लो। ठीक है, बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है, वो आपको कभी कंफ्यूजन में डालेगा ही नहीं कि आपको कौन सा यूज करना है। बस एच आपको या तो बहुत ही छोटा देगा तब आपको ये यूज करना है, और एच आपको अगर रेडियस के कंपैरिजन में देगा तब आपको ये यूज करना है, ये याद रखना। ठीक है, और उल्टा भी पूछता है, जी डैश दे के एच पूछ सकता है, तब आपको देखना है कि वेरिएशन कितना है। ठीक है, और जनरली उन केसेस में वेरिएशन काफी अच्छा देगा तब एच पूछेगा वो, तब हमेशा यही यूज करना है आपको। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल बोलेगा कि किस हाइट पे जी आधी हो गई अर्थ के सरफेस के कंपैरिजन में, तो जी डैश को डाल दो g/2, दैट विल बी g 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर, जी गायब, रूट ले लो दोनों साइड, तो 1 प्लस h/r इज इक्वल टू √2, h/r कम्स आउट टू बी 0.414, h कम्स आउट टू बी r इंटू 0.414। इस हाइट पे जाके आपकी क्या हो जाएगी, जी डैश आधी हो जाएगी। कहां से आई है हाइट? अर्थ के सरफेस से, सेंटर से नहीं। अब एक चीज ध्यान देना, अब इसमें इतनी छोटी छोटी गलतियां होती है इस चैप्टर में, इतनी छोटी छोटी कि बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि ये गलती भी मुझसे हो सकती है। अब क्या गलती होती है सुनना, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन में आपको बोल देगा उस पॉइंट का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से बताओ,
और बच्चे जल्दी जल्दी में उसको क्या करके आते हैं, अर्थ के सरफेस से निकाल के आ जाते हैं ये आंसर, और ये भी ऑप्शन में दिया होता है और इसको टिक कराते हैं। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, उसने डिस्टेंस मांगा कहां से है, ये हमारा एच है कहां से, ये सब समझ में आना चाहिए। तो अगर उसने अर्थ के सेंटर से आपका डिस्टेंस मांगा है तो इस वैल्यू में आपको आर ऐड करना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर विल बी 1.414 आर। कर लोगे ये सब। तो बेसिकली आपके पास हाइट के वेरिएशन के दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट वन इज g अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर विच इज जनरल फॉर्मूला, ठीक है। एंड सेकंड वन इज g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h बाय आर, जो आपको स्पेशल केसेस में यूज करना है जब आपकी जो हाइट है जहां पे आप g डैश निकालना चाहते हैं वो अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, और वो छोटी मतलब 100 के आसपास, ठीक है। बुक्स में 200 300 भी दिया है बहुत जगह, ठीक है, हम 100 ले लेते हैं, उसके ऊपर हम इससे भी निकाल सकते हैं, कोई वो इश्यू नहीं है, ठीक है। पर वो ऐसा कभी देगा नहीं कि आपको कंफ्यूजन हो, वैसा 200 किलोमीटर एच दे दे 300 दे दे ऐसा कभी नहीं देगा। वो देगा या तो 5-6 किलोमीटर तब ये यूज करो, या देगा आपको 1000-2000 किलोमीटर तब ये यूज करो। ओके, समझ में आ गया। पर अगर हाँ जी की वैल्यू में सिग्निफिकेंट डिक्रीज करवा रहा है वो, तब एच मांग रहा है, तब आपको यही यूज करना है, क्योंकि उस इक्वेशन से कभी भी जी की वैल्यू में सिग्निफिकेंट डिक्रीज नहीं आ सकता, ठीक है। आधे बोलेंगे सर एच 2000 ले लो तब तो आएगा ना, एच 2000 में ये यूज ही नहीं होगा आपका, ये यूज होगा सिर्फ 100-200 किलोमीटर तक। ओके, तो ये है वेरिएशन आपका जी का, ये जनरल फॉर्मूला, वो आपका छोटा फॉर्मूला जो बाइनोमियल्स हमने निकाला, जो आपको यूज करना पड़ेगा जब एच छोटा होगा, क्योंकि इससे आंसर बड़ा अजीब आएगा, कैलकुलेशन बहुत अजीब आएगी, ठीक। तो बेसिकली जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं आपका जी क्या होता है, लगातार डिक्रीज करता है, क्योंकि एच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एच बढ़ाओगे ये वैल्यू बढ़ेगी, और क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो जी डैश जो है वो कम होती जाएगी आपकी, ठीक है। और कैसे कम हो रही है, क्या जी डैश इज इक्वल टू क्या था आपका, जी इंटू एम बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, यही तो था। तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ ऐसा आएगा जैसा हम बनाते थे, अरे वैसे भी सिंपल सी बात है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ वही किसका ग्राफ, जी का ग्राफ, क्योंकि अर्थ के केस में दोनों चीजें सेम है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ कैसा आया था मेरा, बताओ। ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ मेरा आया था स्टार्टिंग में क्या कर रहा था, हाँ यहां पे 0 था, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, क्या यही ग्राफ आपका जी का आ जाएगा, बिल्कुल। तो सेंटर से लेके सरफेस तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, वो डेप्थ में वाले में पढ़ेंगे, क्योंकि डेप्थ मतलब अंदर, तब हम सेंटर से लेके सरफेस तक का बात करेंगे। सरफेस पे जाके कितनी हो जाएगी वैल्यू, जी कैपिटल एम बाय आर ई स्क्वायर, ये रहा, ठीक। उसके बाद मतलब आप सरफेस से दूर जा रहे हैं, मतलब हाइट के साथ जो हम पहले केस में पढ़ रहे हैं, तब क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, और इस डिस्टेंस को मैंने डाल दिया था क्या, आर ई प्लस एच का स्क्वायर, आर ई बाहर लिया था, कल डेरिवेशन की थी, तब ये आया था आपका रिजल्ट, ठीक है। और जी एम बाय आर ई स्क्वायर को मैंने स्मॉल जी सब्सटीट्यूट किया था, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो विद डेप्थ, सेकंड लिखो विद डेप्थ, जल्दी जल्दी करते हैं अब खत्म। सेकंड है आपका डेप्थ के साथ वेरिएशन, अच्छे से समझो हर चीज, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। सो सेकंड वेरिएशन है जी का डेप्थ के साथ, कि मतलब आप अर्थ के सरफेस से नीचे जा रहे हैं आप, ठीक है। और दोनों रिजल्ट आपको आने चाहिए, हाइट वाला रिजल्ट तो आना ही चाहिए, डेप्थ वाला भी, ठीक है। एक ही साल पहले क्वेश्चन पूछा है इसका, डायरेक्ट क्वेश्चन, इतना इजी इतना इजी, ठीक है। पर बच्चे तब भी गलत करके आते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कौन सा फॉर्मूला है। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ की रेडियस है सपोज आर ई, ठीक। सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, वो सबको पता है। सपोज यहां की मैं बात कर रहा हूं, पी पॉइंट की, यहां मैं जी डैश निकालना चाहता हूं, मतलब यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या, मतलब डेप्थ के साथ कैसे वेरी करती है, डेप्थ समझ रहे हो ना, सरफेस से ऐसे 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 नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो बताओ जी कैसे वेरी कर रहा है, बढ़ता है या घटता है, कैसे क्या होता है, ठीक। तो डेप्थ मान लो ये कितनी है आपकी डी, डेप्थ कहां से मेजर होगी, ऑब्वियसली अर्थ के सरफेस से, ठीक। तो ये कितना हो गया आपका, मान लो स्मॉल आर, ठीक। अब मुझे बताओ अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड अर्थ के केस में क्या पी पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होगी वहीं वहां पे जी की वैल्यू होगी, बिल्कुल। और पी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू, क्या ये इंटीरियर पॉइंट है, और इंटीरियर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू याद है सबको, जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू डिस्टेंस सेंटर से मेजर होता है, डिवाइडेड बाय रेडियस का क्यूब, याद है या भूल गए, याद है, साइन एक माइनस आता, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये कुछ ऐसा आएगा, याद है, ये सब याद रखो, ठीक है। मतलब आर वेक्टर अगर ऐसा है तो जी ऐसा होता है आपका,
ठीक है, वो उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन हमको पहले से ही पता है। ठीक, अब आर की वैल्यू डी की टर्म में डाल देते हैं क्योंकि मुझे तो डेप्थ के साथ देखना है ना। ठीक है, सो ये जीपी मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी, क्या अर्थ के केस में यही जी होगा, तो इसको बोल देते हैं जी डैश। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट पी, दैट विल बी जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर इंटू आर बाय आर, एक आर ई स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, इंटू आर बाय आर, आर मतलब ये डिस्टेंस, रेडियस की टर्म में कितना हो जाएगा आर ई माइनस डी, क्योंकि ये टोटल आर ई, तो ये डिस्टेंस कितना आर ई माइनस डी, क्योंकि मुझे डेप्थ के साथ वेरिएशन चाहिए, अपॉन आर ई। ये क्या किया समझ में आया, आर ई क्यूब को आर ई स्क्वायर इंटू आर ई। ठीक है, और इस स्मॉल आर को मैंने डाल दिया। अच्छा, स्मॉल आर क्यों नहीं रखा, क्योंकि मुझे डेप्थ के साथ वेरिएशन चाहिए, मुझे अर्थ के सेंटर के साथ नहीं देखना है, सरफेस से जैसे जैसे नीचे आ रहा है तब कैसे वेरी कर रहा है वो देखना है। तो कितना हो जाएगा बोलो, ये तो मुझे पहले से ही पता है, ये तो फिक्स वैल्यू है आपकी, कितनी है वैल्यू जी इंटू आर ई बाय आर ई 1 माइनस डी बाय आर ई। इसका तो एक ही रिजल्ट है, जैसे एच के दो दो रिजल्ट थे, इसका तो एक ही रिजल्ट है, क्या जी डैश। जी डैश मतलब किसी भी डी डेप्थ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट विल बी गिवन बाय जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर ई, वेयर डी इज द डेप्थ विच विल बी मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। सेंटर से नहीं, कभी कभी आपको इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से दे देगा 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर, तब आपको डी निकालना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। और यहां से मुझे एक चीज और पता चल रही है यहां से, कि ये जो जीपी है ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, वो तो हम पढ़ ही चुके। और अगर ये डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी डैश, दैट विल आल्सो बी प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब ध्यान से सुनना, मतलब अर्थ के, अच्छा यहां से देखो डी जैसे जैसे बढ़ेगा क्या जी डैश बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्योंकि डी बढ़ाते जाओ 1 में से बड़ी हुई वैल्यू माइनस होगी तो ओवरऑल कम होगा ना। तो मतलब जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से नीचे आ रहे हैं तो आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट रहा है। ठीक है, और सिमिलरली जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तब भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट रहा है, मतलब जी से कम 9.81 से कम वैल्यू आपकी आने वाली है, चाहे आप नीचे जाए चाहे आप ऊपर जाए। पर ज्यादा डिक्रीज किधर होगा, नीचे जाने पे कि ऊपर जाने पे। ठीक है, इसी का क्वेश्चन आया था 1 साल पहले, उसने पूछा था कि जो 1 किलोमीटर नीचे जब हम आए, नीचे मतलब डेप्थ में 1 किलोमीटर नीचे जब हम आए अर्थ के सरफेस से, तब जो जी की वैल्यू है वही जी की वैल्यू है एक ऐसे पॉइंट पे जो कि h हाइट ऊपर है अर्थ के सरफेस से, तो उस h की वैल्यू बताओ। मतलब वहां से आपको एक कंपैरिजन समझ में आ रहा था कि जी की वैल्यू उतने ही अमाउंट से डिक्रीज करने के लिए अगर हम x डेप्थ नीचे आते हैं तो कितना हाइट ऊपर जाए, x/2 हाइट ऊपर या 2x हाइट ऊपर। ठीक है, वो क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था अभी मैं बताऊंगा तो आपको फील में आएगा कि क्या है, पर फॉर्मूला इसका एक ही है कि डेप्थ के साथ ही ऐसे वेरी कर रहा है। तो ये इक्वेशन क्या शो कर रही है हमको, दिस इक्वेशन शोज दैट दिस जी डैश डिक्रीजेज विद डेप्थ, हाइट के साथ भी डिक्रीज करता है डेप्थ के साथ भी डिक्रीज करता है। पर आधे लोग यहां से बोल सकते हैं सर जी डैश तो आर के प्रोपोर्शनल, तब तो बढ़ना चाहिए, पर ये आर कहां से है आपका, ये आर आपके अर्थ के सेंटर से है, मतलब उल्टा ही है ना, वो सरफेस से नीचे आ रहे हो तो जी घटता जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहां से ऊपर जाओगे तो जी बढ़ता जाएगा ना, समझ रहे हो। पर हम ग्राफ कहां से बनाएंगे, अर्थ के सेंटर से हम ग्राफ बनाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। मतलब जी का ग्राफ अगर हम बनाएं, ध्यान से अब सुनो, जी का अगर हम ग्राफ बनाएं डिस्टेंस के साथ तो अर्थ के सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे मतलब डी कितना हो गया आपका ये पूरा, दैट विल बी आर ई, तो आर ई बाय आर ई 1 माइनस 1 0, सो जी डैश कितना 0, वो तो सबको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर पे 0 होगी तो आपकी जी भी 0 होगी। तो अर्थ के सेंटर पे जी 0, उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे सरफेस तक जाते जाते जी आपका प्रोपोर्शनल होगा आर के, ये फॉर्मूला आता है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड का, और फील्ड का जो फॉर्मूला वही जी का फॉर्मूला, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। नेगेटिव में क्यों बनाया कल मैंने बताया था। ठीक, उसके बाद जब आप सरफेस के बाहर चले गए तब जी डैश आपका कुछ ऐसा ही वेरी करता है, जी एम ई बाय स्मॉल आर का स्क्वायर, वेयर स्मॉल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, और इसी को मैंने आर ई प्लस एच डाला था, याद है। उसके बाद ये हो जाएगा आपको, और बहुत हाइट पे जाके आपकी जी 0 हो जाएगी। ठीक है, आर इन्फिनिटी जब होगा तो यहां पे जी आपका प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यहां पे जी आपका प्रोपोर्शनल टू आर। सेम वेरिएशन जो ग्रेविटेशनल फील्ड का, क्योंकि सॉलिड स्फीयर मतलब अर्थ के लिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड वही आपकी क्या जी। अच्छा हाँ, अब एक चीज कल भी मैंने ये बात बताई थी कि बुक्स में आपको, कुछ बुक्स में आपको ये जी वर्सेस आर का ग्राफ ऐसा मिलेगा, उन्होंने मतलब साइन नहीं कंसीडर किया सीधा, ये भी गलत नहीं है कि ऐसा नहीं है कि ये गलत है, पर हाँ
मैंने कल भी ये चीज बताई थी कि नीट में क्वेश्चन आया था, उसमें इसने दोनों ग्राफ दिए थे। तब अगर आपको एक सिलेक्ट करना है तो आपको यही सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये प्रॉपर साइन के साथ बनाया गया है कि जब हम आर वेक्टर को देखेंगे और जी वेक्टर को देखेंगे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, इसलिए ये बनाया गया। पर हां, अगर जो 4 ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दिए गए उसमें ये ग्राफ नहीं है, सब ऊपर वाले ग्राफ हैं, ठीक है, मतलब पॉजिटिव में जी की वैल्यू ली गई है, तब आपको ये बनाना है। मतलब ऐसा नहीं है गलत है, ये भी सही है ये भी सही है, पर हाँ इन दोनों में अगर देखें तो ये सही है। तो अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन हो तो आपको ये सेलेक्ट करना है, पर अगर ये नहीं है, यही है सिर्फ, तब तो यही करना है, ठीक है। तो दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करना है कि वो वाला होगा या ये वाला होगा। इसमें हमने साइन कंसिडर किया, उसमें हमने नहीं किया, ठीक। ओके, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड का डायग्राम वही आपका किसका, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ के केस में दोनों चीजें सेम होती है आपकी, ठीक है। तो डेप्थ के साथ कैसे वेरी कर रहा है समझ में आ गया। फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, g इंटू 1 माइनस डी बाई आर ई, वेर डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। पर अगर अर्थ के सेंटर से अगर वो पूछे तब फॉर्मूला होगा आपका ये जी एम ई स्मॉल आर बाय आर ई स्क्वायर, मतलब कुछ ऐसा, मैं यहीं पे बना देता हूं, जी डैश विल बी जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर इंटू आर बाय आर ई, ऐसा लिख सकते हैं ना। और ये क्या होगा आपका स्मॉल जी, सो दैट विल बी जी आर बाय आर ई। तो ये दोनों फॉर्मूले सही हैं, ये यूज करो जब आपको अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस दिया हो, सेंटर से डिस्टेंस गिवन हो, ठीक। और जनरली वो नहीं रहता है, जनरली आपको डेप्थ डायरेक्ट दी होती है, और ये तो जनरल है ही आपका। ये कब यूज करना है, जब आपको डेप्थ दी हो, व्हेन डेप्थ इज गिवन, ठीक है, मतलब अर्थ के सरफेस से कितना नीचे गए वो दिया हुआ आपको, ठीक। चलो, अब सेंटर से हमने डायग्राम तो सेंटर से ही बनाया, क्योंकि अर्थ के सेंटर को हमने 0 माना, तो इसलिए हमने सरफेस तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर से बनाया, ये या ये, ठीक है। उसके बाद सरफेस पे चले गए, सरफेस पे जाके जी कितना हो गया आपका, वो तो फिक्स है, जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है, जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। उसके बाद हम सरफेस से बाहर चले गए, तब जी आपका ये होता है, और इसी में हमने सब्स्टिट्यूट करके फाइनल निकाला था, जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन 1 प्लस एच बाय स्मॉल जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले हैं, पर जनरली ये यूज होगा क्योंकि आपको हाइट दी होती है। तो अगर आपको अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस दिया है तब आप ये यूज कर लो, और अगर आपको अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस दिया है तब ये यूज कर लो, और अर्थ के सरफेस से हाइट दी है तब ये यूज कर लो, क्योंकि इसी से तो ये आया है। कर लोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, नोट करो पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। पॉज करके नोट करो, चलो नोट कर लिया। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको क्लियर हो चीजें कि जो हमने हाइट और डेप्थ पढ़ा है उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। एकदम इजी आते हैं, नीट हो मेंस हो एडवांस में बस थोड़ा कंसेप्ट घुमा देता है, मैकेनिक्स यूज करवा देगा वो सब, ठीक है, और कुछ नया नहीं है, ठीक। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, और भी जी का वेरिएशन पढ़ना है हमको एक और, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आया था, द एक्सीलरेशन, चलो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, आप सिर्फ नोट करो क्योंकि टाइम वेस्ट होगा नहीं तो, ठीक है। और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। चल, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं सामने, उनको नोट कर लो, ठीक है। खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत आसान है, मतलब ये तो सबसे आसान चैप्टर है जो हमने लॉकडाउन में पढ़ा है, कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूले हैं और वो करो। इससे तो कई गुना मुश्किल चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, सामने दिख रहा होगा, ये भी दिख रहा होगा, ये भी 4 क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट करो, ठीक है। चलो नोट करो, पॉज करो, ट्राई करो और फिर देखो। पहले मैं दूसरा करवा रहा हूं क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा, जगह खाली हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ द वेरिएशन ऑफ जी, जी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज शोन बाय, तो मैंने एक ग्राफ बनवाया था आपको कि जी अर्थ के सेंटर से लेके सरफेस तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। उसके बाद सरफेस पे जाके जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर हो जाता है, विच इज कॉल्ड एज जी 9.81, है ना। और उसके बाद जैसे ही आप सरफेस को छोड़ के ऊपर निकलोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाता है। उन्हीं चीजों को हमने एच और डी की टर्म में चेंज किया, तो उसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। पर वो ग्राफ मैंने नेगेटिव में बनाया था क्योंकि मैंने फील्ड का ग्राफ नेगेटिव में बनवाया था, क्योंकि अगर आप साइन के साथ प्रॉपर बात करेंगे तो आर वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन होती है आपकी उन सारी चीजों की,
ठीक है। पर देखो क्वेश्चन में एक भी नेगेटिव में नहीं है, पर हाँ अगर नेगेटिव में होता तब आपको नेगेटिव वाला ही सिलेक्ट करना पड़ता, क्योंकि पॉजिटिव में है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसने साइन वाइन नहीं देखा। अब बता दो कौन सा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन और ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत, ये कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, गलत। तो ऑप्शन आएगा बी। ये आ गया नीट 17 में क्वेश्चन। क्या पूछे, कुछ नहीं पूछता है, बच्चों वाली चीज है। ठीक है, मेन में भी आ चुका है, ऐसा नहीं है नीट में सिर्फ, मेन में भी सेम क्वेश्चन आया है। अब इसी में 2 साल पहले क्वेश्चन आया था, उसने पूछा था ग्रेविटेशनल फील्ड का डायग्राम बनाओ डिस्टेंस के, कल शायद मैंने बताया भी था, ग्रेविटेशनल फील्ड का डायग्राम बनाओ डिस्टेंस के साथ फॉर अ सॉलिड स्फीयर, होलो नहीं सॉलिड के लिए, पहले पढ़ भी लेना सॉलिड के लिए कि होलो के लिए। उसमें उसने सारे ये दिए थे, पर उसने 2 जो नीचे के डायग्राम दिए थे, मतलब फील्ड का पूछा था, फील्ड मतलब सॉलिड स्फीयर के लिए, मतलब अर्थ के लिए जी की वैल्यू, मतलब जी का जो वेरिएशन है, पर उसने ग्राफ ये भी दिया था सेम क्वेश्चन में, ये ग्राफ भी और ये ग्राफ भी, तब आपको सिलेक्ट करना है ये। ठीक है, समझ में आ गया। पर हाँ अगर सारे ऊपर बने हुए हैं तब तो आपके लिए पता ही है, पर अगर ऊपर नीचे दोनों बने तो आपको नीचे वाला सेलेक्ट करना है। ये क्वेश्चन आ चुका, उठा के देखना पास्ट ईयर, फिर कंफ्यूज मत होना कि सर कब ऊपर वाला लेना कब नीचे वाला, दोनों सही है, कर लोगे। चलो, और 1 साल शेल के लिए उसने पूछा था फील्ड का डायग्राम, शेल के लिए, शेल मतलब होलोस्फियर, उसके लिए पूछा था उसने फील्ड का डायग्राम, पर उसमें उसने सारे ऑप्शन ऊपर की साइड दिए थे। ठीक है, तो उसमें जो आंसर था वो मैं सीधा आंसर बता रहा हूं, वो आंसर ये था, पहले तो 0 होता है, पता है ना, सरफेस पे जाके जी एम बाय डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाता है, और उसके बाद ये, तो ये ग्राफ, पर हमने कल ऐसा बनाया था, फिर आधे बोलेंगे सर ये तो आपने गलत बनवाया है ना। ठीक है, ये भी सही है ये भी सही है, पर अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो यही करना पड़ेगा ना। ओके, चलो कर लोगे, तो कंफ्यूजन मत रखना कि कौन सा सेलेक्ट करना, ऑप्शन देख के चलो उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था जो मैंने अभी बोला था कि 1 साल पहले आया था, नीट 2018 में आया क्या, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, इंग्लिश आती है ना सबको, अर्थ के सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, मतलब जी डैश जो है वो वही है जो कि अर्थ के सरफेस से डी डेप्थ नीचे है, वो डी की वैल्यू बताओ कितनी, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अर्थ के सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर जो जी की वैल्यू है वो कितना नीचे जाने पे मिल जाएगी आपको, क्या उससे डबल जाना पड़ेगा, क्या उतना ही जाना पड़ेगा, या आधा जाना पड़ेगा, या 3/2 टाइम्स जाना पड़ेगा। कर लो, कितना गए हो ऊपर, 1 किलोमीटर, हाइट 1 किलोमीटर गए हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, G/1 + h/r का स्क्वायर, नहीं, कौन सा यूज करोगे, G × 1 - 2h/r। ओके, क्योंकि h आपका बहुत छोटा है, और h छोटा है तो हाइट के साथ वेरिएशन ऐसे लेना है आपको, और डेप्थ के साथ तो हमेशा कितना है बोलो, G × 1 - d/r। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये और ये दोनों सेम है, पढ़ लेना अंग्रेजी। So G × 1 - 2h/re is equal to G × 1 - d/re। जी मर गए क्योंकि ये दोनों जी कौन से, सरफेस वाले। ठीक, 1 में से 1 गायब, माइनस माइनस गायब, आर ई गायब, तो डी कितना हो जाएगा, 2 × h। ठीक, h कितना दिया आपको, 1 किलोमीटर, तो कितनी डेप्थ पे जाना पड़ेगा, 2 किलोमीटर। सो आंसर विल बी सी, 2 किलोमीटर। ठीक, यहां से अब एक जनरल रिजल्ट लिखो सब लोग, नीट मेन सबके सब लोग लिखो, पर नहीं भी लिखवाऊंगा मैं, आना चाहिए आपको, स्टार लगा के एक जनरल रिजल्ट लिखो, लिखो। इफ, लिखो जल्दी, इफ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, if acceleration due to gravity at a height h, at a height h from earth surface, surface से बात कर रहे हैं सेंटर से नहीं, हाइट हमेशा surface से बात करते हैं, if acceleration due to gravity at a height h from the earth's surface is g dash, या G1 G प्राइम जो आपको बोलना है वो बोल दो, इज जी डैश, जी क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि हम सरफेस के लिए फिक्स कर चुके हैं 9.81 वाली वैल्यू, इज जी डैश। ठीक, देन टू ऑब्टेन द सेम वैल्यू ऑफ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टू ऑब्टेन द सेम वैल्यू ऑफ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, comma we have to
move to a point, we have to move to a point which is at a depth 2h from the surface of earth. We have to move at a depth, we have to move to a point which is at a depth 2h from the surface of earth. मतलब अर्थ के सरफेस से जो वैल्यू h हाइट ऊपर आपको मिलती है g की, वही वैल्यू आपको मिलेगी 2h हाइट 2h डेप्थ नीचे. मतलब अगर 1 किलोमीटर आप ऊपर जाके जो g की वैल्यू आपको मिल रही है, वही वैल्यू आपको मिलेगी जब आप 2 किलोमीटर नीचे आओगे. एक जनरल रिजल्ट है. अब अगर आपको ये 5 सेकंड में सॉल्व करना था तो आपको ये जनरल रिजल्ट याद होना चाहिए, नहीं तो फिर ये. और ये हाँ, ये रिजल्ट हमेशा वैलिड नहीं है, तभी वैलिड है जब आप h का ये फॉर्मूला यूज करेंगे. और ये कब यूज करते हैं? जब h की वैल्यू बहुत छोटी है. मतलब आप 10, 15, 20, 50, 60 किलोमीटर तक अगर ऊपर जाएंगे तो आपको 120 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा सेम वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए. सिंपल. ठीक है, ओके. चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम हो गया आज ज्यादा. चलो अभी एक और वेरिएशन भी पढ़ना है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल भी पढ़ना है. वो जल्दी हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं है. उसके क्वेश्चंस कल कर लेंगे, क्योंकि कल जो मैंने सिलेबस में डाला है, जो लेक्चर प्लान में डाला है, वो एकदम छोटा टॉपिक डाला है जानबूझ के, ताकि अगर कुछ पीछे का छूट जाएगा तो वो कवर हो जाएगा कल के लेक्चर में. ठीक है. तो नेक्स्ट है, इफ अर्थ्स रेडियस श्रिंक्स बाय 1% कीपिंग मास कांस्टेंट, व्हाट वुड बी द न्यू जी एट द सरफेस. अभी कितना है? 9.81. मतलब जी एम ई बाय आर ई का स्क्वायर. अब एक चीज ध्यान से सुनना, यहां पे आप अभी जो आपने एक नोट बनाया डेप्थ वाला, उसी के नीचे एक और नोट बनाओ. ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दो. ठीक है, एक नोट बनाओ स्टार लगा के. अगर आपको इफ यू हैव टू फाइंड, ध्यान से समझना, ये यूज होगा न्यूमेरिकल्स में. इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लैनेट्स सरफेस, किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो मून हो, चाहे वो कोई भी अननोन प्लैनेट हो. वो क्वेश्चन में कुछ भी प्लैनेट दे सकता अपने मन से. किसी भी प्लैनेट पे अगर आपको जी की वैल्यू निकालनी है, अर्थ पे तो मुझे पता है जी एम ई बाय आर ई का स्क्वायर. ठीक है, जो सोल्व होके कितनी आती है? 9.81. क्या हर प्लैनेट पे 9.81 होगी? नहीं, वो डिपेंड करेगा उसके मास पे, क्योंकि कैपिटल जी तो सेम रहेगा सबके लिए. वो डिपेंड करेगा उसके मास पे और उसकी रेडियस पे. तो अगर आपको किसी भी प्लैनेट पे जी की वैल्यू मांगी है, तो आपको सीधा फॉर्मूला यूज करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लैनेट. ठीक है, अब आधे लोग इसमें कंफ्यूज हो, सर जीपी कितनी बार यूज करेंगे? चलो पूरा लिख देते हैं. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लैनेट सरफेस विल बी गिवन बाय, एक ही फॉर्मूला है, जी मास बाय रेडियस का स्क्वायर. यही तो होता है फॉर्मूला, जी एम बाय आर स्क्वायर. अब अगर ये पृथ्वी है तो एम एम ई हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ, रेडियस आर ई हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ. पर अगर ये कोई मतलब मून है मान लो, तो मास हो जाएगा मून का, रेडियस हो जाएगी मून की. ये क्वेश्चन आते हैं और बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं, पर समझ में आना चाहिए कि कैसे करना है. और अगर कोई रैंडम प्लैनेट दे दे, कोई भी प्लैनेट अपने मन से, अननोन प्लैनेट, तब मास उस प्लैनेट का जो उसने दिया है और रेडियस उस प्लैनेट की, ये सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगी? उस प्लैनेट के सरफेस पे जी की वैल्यू. ठीक है, और ये वैल्यू जब अर्थ के लिए कैलकुलेट करते हैं तो एम ई और आर ई यूज करते हैं. जी की वैल्यू तो फिक्स है 6.67 10 की पावर -11. ये वैल्यू सॉल्व होकर आपकी आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. पर हर प्लैनेट के लिए नहीं, जैसे इस क्वेश्चन में यूज होगा, समझ रहे हो. पर है यही कि किसी भी प्लैनेट पे अगर आपको जी की वैल्यू निकालनी है तो आपको यूज करना पड़ेगा जी इंटू एम बाय आर स्क्वायर. सिंपल. वेयर एम विल बी द मास ऑफ दैट प्लैनेट. ठीक है, सिमिलरली आर, दैट आर विल बी रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट. ठीक है, एम उस प्लैनेट का मास होगा, आर उस प्लैनेट की रेडियस होगी. अरे बोलो, समझ जाओगे. चाहे वो अर्थ हो, कोई हो, ये जनरल रिजल्ट है. अर्थ के लिए एम ई डाल दो, आर ई डाल दो, मून के लिए एम एम आर एम. वो अब आधे बोलेंगे सर एम एम आर एम हमको थोड़ी पता, ये सब डेटा थोड़ी याद करेंगे. तो तुमको याद भी नहीं करना है, तुमको मास ऑफ अर्थ भी नहीं याद करना है, तुमको रेडियस ऑफ अर्थ भी नहीं याद करना है. ठीक है, वो क्वेश्चन में ही देगा कि उस प्लैनेट की जो मास है वो अर्थ के मास से 6 गुना है, रेडियस जो है वो हाफ है. तब रेशो लेके कंपेयर कर दो, क्योंकि अर्थ के उसके लिए तो जी आपको पता ही है, तो उस प्लैनेट के लिए जो जी आएगा वो जी की टर्म में आ जाएगा. जी मतलब अर्थ के सरफेस वाला जी. समझ रहे हो. और क्वेश्चन में जनरली वही पूछता है, उस जी की टर्म में आंसर बताओ कितना. ठीक, जैसे अभी आपको इस लास्ट क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा. चलो उसके पहले वाला करते हैं. तो जिनका हो गया अच्छी बात है, पॉज करके खुद से ट्राई करो. अर्थ की रेडियस अगर श्रिंक कर जाए 1% से, मास कांस्टेंट रख के, क्वेश्चन में दिया है
व्हाट वुड बी द न्यू जी एट द सरफेस, ठीक है। तो नया जी कितना हो जाएगा, जी इंटू एम डैश बाय आर डैश का स्क्वायर, बिल्कुल। और पुराना जी कितना था, पुराना जी है हमारा जी एम बाय आर का स्क्वायर, ठीक, एम ई आर ई लिख लेना। अच्छा, तो जी डैश को लिखते हैं, क्या होगा, दैट विल बी जी एम डैश, नया मास वो तो सेम रखा है एम, आर डैश नई रेडियस, क्या श्रिंक कर गई है 1% से, तो नई रेडियस कैन बी रिटन एज आर इंटू 1 माइनस 1/100, आता है ना। चलो एक्सपेंड कर जाती तो 1 प्लस 1/100, तो कितना हो जाएगा ये, ऐसे ही रखें क्या इसको, चलो ऐसे ही रखते हैं। तो उसका स्क्वायर करना है मुझे, आर डैश का स्क्वायर, सो आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/100 का स्क्वायर। अब आधों को समझ में आ गया होगा मैंने ऐसे क्यों रखा, चलो कोई बात नहीं। सो जी डैश कम्स आउट टू बी जी एम बाय आर स्क्वायर विच विल बी जी, तो ऑब्वियस सी बात है, जी मतलब पुरानी जो जी थी 9.8 वाली, और ये ऊपर ले जाके हो जाएगा 1 माइनस 1/100 की पावर -2। फिर से क्या ये वैल्यू x का काम करेगी, क्या ये 1 से बहुत छोटी है, बिल्कुल 0.01 1 से बहुत छोटी है, बाइनोमियल यूज करें। सो जी डैश वैसे भी चेंज बहुत छोटा है ना 1%, तो बाइनोमियल यूज कर सकते हैं। सो जी इंटू -2 आगे तो +2 2/100, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 2/100 विच विल बी 1.02, ठीक, कर लोगे ना सोल्व। तो अगर अर्थ की रेडियस 1% से श्रिंक करती है तो आपकी जो जी है वो 2% से इंक्रीज करती है। कैसे, जी डैश नया कितना आया, जी इंटू 1.02, अब सुनना बहुत ध्यान से, तो कितना परसेंट से इंक्रीज किया अगर ये पूछा है तो कैसे निकालते हैं, बचपन में भी करते थे मैथ में, परसेंटेज इंक्रीज इन जी, दैट विल बी नया जी माइनस पुराना जी अपॉन पुराना जी इंटू 100, ऐसे ही करते हैं। नया जी बोलो कितना है, नया जी आपका है 1.02 जी माइनस जी बाय जी इंटू 100, जी 0.02 इंटू 100, दैट विल बी 2%। अगर ये भी पूछा होता तो ये भी आ जाता आपका। सो 2% से इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज, क्योंकि जी क्या है, जी एम बाय आर स्क्वायर, मास सेम रख रहे हो, रेडियस को कम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जी बढ़ेगा आपका, कितने परसेंट, 2। अब अगर किसी ने एरर को अच्छे से पढ़ा होगा तो जी कितना होता है आपका, जी एम बाय आर स्क्वायर, जी में कोई चेंज नहीं, मास में कोई चेंज नहीं, रेडियस को 1% से चेंज करवाया आपने, डिक्रीज करवाया, तो डेल्टा आर बाय आर -1% हो जाएगा, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है। पर अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए जी इंक्रीज होगा, क्योंकि ये नीचे है आर आपका, ठीक है, वो आपको खुद से डिसाइड करना, वो आपको एरर से डिसाइड नहीं हो सकता, एरर से सिर्फ कितना होगा वो डिसाइड हो सकता है, 1% से चेंज या 2% से, बस वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज वो आपको अपनी लॉजिक से सोचना है कि आर अगर कम हो रहा है तो जी बढ़ेगा, आर अगर बढ़ रहा है तो जी कम होगा, ठीक है। अब एरर से बोलो क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा जी बाय जी, दैट विल बी, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई आर की स्क्वायर लगी है तो 2 डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 कर दो तो क्या मिल जाएगा, परसेंटेज, खत्म सवाल। अच्छा, एक क्या हर बार यूज करते हैं, नहीं, जब एरर आपका 10% से कम है, मैंने बताया था, ठीक है, बहुत बार यूज भी हुआ है, एसएचएम में भी यूज हुआ है। क्या ये वैल्यू पहले से दी है, रेडियस में चेंज दैट इज 1%, तो 2 इंटू 1% 2%, पर एग्जैक्ट वैल्यू अगर चाहिए तो आपको ये जनरल मेथड से करना पड़ेगा। ओके, चलो आगे बढ़े, चलो लास्ट क्वेश्चन, फिर हम जी का एक और वेरिएशन बचा वो पढ़ लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो कल कर लेंगे, उसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट इज 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, किसी भी कोई रैंडम प्लैनेट उसने दिया है, उसका डायमीटर दिख रहा है ना सब कुछ, हाँ, उसका डायमीटर 4 टाइम्स है अर्थ की रेडियस के। तो पूछा एक ऐसी पेंडुलम का टाइम पीरियड उस प्लैनेट पे आपसे मांगा है जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड अर्थ पे कितना है, 2 सेकेंड। अब आधे बोलेंगे सर ये कैसे पता चला आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अर्थ के सरफेस पे वो क्या है, आपकी सेकंड्स पेंडुलम है, इफ इट इज अ सेकंड्स पेंडुलम एट अर्थ सरफेस, सेकंड पेंडुलम पता है ना, एक ऐसी पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, तो अर्थ के सरफेस पे अगर उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है तो उस प्लैनेट के सरफेस पे कितना होगा। और किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड पता है सबको क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब 2 पाई में तो कोई चेंज नहीं, चाहे आप अर्थ पे लेके जाओ चाहे आप उस प्लैनेट पे लेके जाओ, एल में कोई चेंज नहीं, लेंथ, बस चेंज किस में आएगा, ऑब्वियसली जी में, हर प्लैनेट पे जी अलग अलग होता है आपका। चलो अगर मैं दोनों के जी का रेशो ले पाऊं, क्या मैं दोनों के टाइम का भी रेशो ले पाऊंगा, बिल्कुल। अब उसके लिए मुझे जी ऑफ प्लैनेट और जी एट अर्थ सरफेस इनका रेशो पता होना चाहिए, तभी मैं टीपी और टीई का रेशो निकाल सकता हूं। टीपी मतलब टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एट प्लैनेट, और टीई मतलब टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एट अर्थ, जो मुझे 2 सेकंड पता है। अब जीपी और जीई का रेशो कैसे निकालना, आप वो ध्यान से देखो। जीई विच इज जनरली डिनोटेड बाय सिर्फ जी, पता है ना, दैट इज इक्वल टू जी एम ई बाय आर ई का स्क्वायर,
और जीपी उस प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितनी लिखोगे? gmp/rp का स्क्वायर। बच्चों वाली चीज है पर गलतियां होती हैं इसमें, ध्यान से सुनना। अब डायमीटर अगर 4 गुना है और डेंसिटी सेम दी है, क्या उससे मैं मास का रेशो निकाल सकता हूं? कैसे? डेंसिटी ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या होगा? मास ऑफ अर्थ बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अर्थ इज स्फीयर विच विल बी 4/3 पाई आर ई क्यूब। डेंसिटी ऑफ प्लैनेट दैट विल बी मास बाय वॉल्यूम, पर किसका मास? प्लैनेट का, डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम, वो भी स्फीयर है, 4/3 पाई आर पी क्यूब। अब मुझे एक चीज पता है, डायमीटर प्लैनेट का 4 टाइम्स है, डायमीटर 4 टाइम्स, रेडियस भी 4 टाइम्स। अब आधों को इतने नालायक होते हैं, रेडियस क्या होता है उनका? डायमीटर बाय 2। तो वो क्या सोचते हैं कि डायमीटर अगर 4 गुना है तो रेडियस जो है वो 2 गुना होती है, d/2 कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, पता है ना? हाँ, तो गिवन क्या है, मैं हर चीज स्टेप बाय स्टेप लिखवा रहा हूं एकदम बोर्ड के तरीके से। तो गिवन क्या है? प्लैनेट का जो रेडियस है वो 4 टाइम्स है अर्थ की रेडियस के। सब्स्टिट्यूट करो। So me/re का क्यूब that will be mp/rp cube which will be 64 re cube. re cube will cancel out. So mp mass of planet will be 64 times mass of earth. देखते हैं इसका यूज किधर होगा। चलो ये क्या लिखा हमको समझ में आया? अर्थ पे जी की वैल्यू और प्लैनेट पे, किसी भी प्लैनेट पे जी की वैल्यू जी इंटू उसका मास बाय रेडियस का स्क्वायर, सिंपल। चलो अब रेशो लेते हैं। तो GE/GP, जी विल कैंसिल आउट, दैट विल बी me/mp इंटू आरपी स्क्वायर बाय आर ई स्क्वायर। रेशो लेना आता है। me/mp यहां से बोलो, दैट विल बी 1/64, और rp/re 4 गुना रेडियस है तो उसका स्क्वायर 16। तो यहां से क्या आ गया आपका? GE/GP 1/4, मतलब GP जो है वो 4 गुना है GE के, मतलब अर्थ के सरफेस पे जो G है 9.8 उससे 4 गुना है उस प्लैनेट के सरफेस पे। 16 गुना भी हो सकती थी, वो डिपेंड करता है उसने डेटा क्या दिया हुआ है, पर इस डेटा के अकॉर्डिंग कितना टाइम्स? 4। आधी भी हो सकती थी, डेटा पे डिपेंड करेगा। चलो अब सिंपल सा, अब टाइम पीरियड का रेशो क्या? 2πL सेम, सीधा मैं रेशो लिख दो, डरोगे तो नहीं? So TE/TP will be inversely proportional to root G, मतलब GP/GE, बाकी रेशो में कैंसिल हो जाएगा। TE time period of that pendulum on the surface of earth which is 2 seconds upon TP, वही तो मांगा है मुझसे, अंडर रूट GP 4GE अपॉन GE 4 2 2 TP comes out to be 1 सेकेंड। मतलब वो जो सेकंड्स पेंडुलम अर्थ पे 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन कर रही थी, ठीक है? एक ऐसे, ठीक? तो वही पेंडुलम अर्थ उस प्लैनेट के सरफेस पे 1 सेकंड में ही ऑसिलेशन कर लेगी, फास्ट हो जाएगी, ठीक है? कर लोगे? चलो, तो ये थे जी के सारे क्वेश्चंस, हाइट वाले, डेप्थ वाले। अब लास्ट टॉपिक लिखो, अभी 13-14 मिनट बचा, हो जाएगा। थर्ड, जी का वेरिएशन 2 तरीके से हम पढ़ चुके, हाइट के साथ, डेप्थ के साथ। थर्ड लिखो, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, नो डाउट इस पे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अर्थ की रोटेशन की वजह से जी पे क्या इफेक्ट होता है, ये मैंने जो इरेज कर दिया इसको पॉज करके नोट कर लेना अगर किसी ने नहीं किया, पर मैं उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चंस पहले से ही हो गए होंगे, ठीक? तो थर्ड है जी का वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन। तो आज जी का वेरिएशन खत्म हो जाएगा, 2 लेक्चर इस पे लग गया, पर क्वेश्चन आता है इस पे, इसलिए थोड़ा टाइम भी दिया तो चलेगा। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। चल देखो अब ध्यान से, ये हमारी है सुंदर सी अर्थ, ठीक है? जो किसके अबाउट घूमती है सबको पता है, बचपन से पढ़ता है, इस एक्सिस के अबाउट। कितने टाइम में घूमती है? एक चक्कर, दिन रात ऐसी तो बनता है, तो एक चक्कर कितना टाइम में लगाता है? 24 आवर्स में, पता है ना, अपने एक्सिस के अबाउट। और किस एंगुलर स्पीड से घूम रही है, ये एक बार पूछा जा चुका क्वेश्चन। बताओ अर्थ के घूमने की एंगुलर स्पीड कितनी है? निकाल लोगे? बिल्कुल, सर्कुलर पढ़े हो। सो टाइम पीरियड विल बी 2π/ω। सो ओमेगा कम्स आउट टू बी 2π/T विच इज 24 आवर्स इंटू 60 ठीक है? तो ये आएगा आपका रेडियन पर सेकेंड में। क्या ये बहुत बड़ी वैल्यू है? बहुत छोटी वैल्यू, बहुत छोटी, मतलब 10⁻⁻⁴ की रेंज तक का आएगा। घर पे जाके कैलकुलेटर से कर लेना।
ठीक है, क्योंकि अर्थ के अपने एक्सिस पे घूमने का टाइम पीरियड कितना है, एक चक्कर लगाने का, दैट इज 24 आवर्स। तो उससे ओमेगा निकाल सकते हो बिल्कुल। तो क्या अर्थ बहुत स्लोली रोटेट करती है अपने एक्सिस के बाद? बिल्कुल, एकदम धीरे 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 धीरे। समझ में आ रहा है? अगर बहुत तेजी से रोटेट करने लगे तब क्या होगा? तब आपके टाइम पीरियड की वैल्यू कम हो जाएगी। उस पर भी क्वेश्चन आता है कि अर्थ मान लो अभी जो उसकी प्रेजेंट स्पीड है उससे 100 गुना स्पीड से घूमने लगे, 100 गुना एंगुलर स्पीड से घूमने लगे, तब बताओ नया टाइम पीरियड कितना हो गया? 24 घंटे रहेगा? नहीं, 24 घंटे तब है जब ये है उसकी, और जो है अभी अभी के लिए जो है, मान लो कल को चल के उसकी स्पीड जो है वो क्वेश्चन में वो 1000 गुना करवा दे, वैसे होगी नहीं, वो क्वेश्चन वाले का मन 1000 टाइम स्पीड करवा दे, क्या टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा? बिल्कुल, तेजी से घूमेगी तो दिन रात जल्दी जल्दी होंगे, तो आपका जो टाइम पीरियड है एक दिन का वो चेंज हो जाएगा, 24 आवर्स नहीं होगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ जी कैसे चेंज होता है? तो आपको अगर दो चीजें याद हो, ये भी आपने बचपन में पढ़ी होगी ज्योग्राफी में शायद, ये आपका क्या होता है? पोल्स पढ़े हो? ये आपका क्या होता है? इक्वेटर। नहीं पढ़े हो तो अब याद कर लेना, क्योंकि ये दोनों चीजें अभी यूज होने वाली है। पढ़े हो? अभी क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा जी की वैल्यू बताओ पोल्स पे कितनी होती है, और फिर पूछेगा जी की वैल्यू बताओ इक्वेटर पे कितनी होती है। अब आपको पता ही नहीं है पोल इक्वेटर क्या है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहां पे जी की वैल्यू सबको पता है, वो जी होती है जी एम बाई आर ई स्क्वायर विच इज 9.8। यहां पे कितनी होगी वो देखेंगे, अर्थ कितने से घूम रही है? ओमेगा से, वो समझो। ठीक है, अब वेरिएशन देखो कैसे करना है, ध्यान से सुनना। सपोज मैं यहां बैठा हूं, मैं कहीं भी बैठ सकता हूं, मैं ऐसी रैंडम जगह बैठा हूं, पोल पे भी इक्वेटर पे भी, कहीं भी मैं ऐसी रैंडम जगह बैठा हूं, मेकिंग एन एंगल थीटा। ठीक, थीटा फाई जो मर्जी आपका मन करे वो मान लो। ठीक, अब मेरा एक सवाल है, ठीक है, कि मेरे ऊपर जो मेरा जो वेट है, वेट मतलब क्या? अर्थ जिस फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है वो कितना होगा? m इंटू जी होगा? अरे होगा, हाँ। तो मेरा जो वेट है वो किस डायरेक्शन में लगेगा ये मुझे बताओ। मतलब मैं यहां बैठा हूं अभी, मेरा वेट किस डायरेक्शन में लगेगा? अब आधे नालायक क्या सोचते हैं मेरा वेट ऐसा नहीं लगेगा, तो उनको पता है वेट हमेशा ऐसा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। ठीक है, यहां इस सिचुएशन में जो मेरा वेट लगेगा वो किधर लगेगा? वो अर्थ के सेंटर की तरफ। सही है? तो आधे सोचेंगे सर ये नीचे लग रहा है, ऐसा मैं नीचे क्यों नहीं गिर जा रहा है, यहाँ पे ऐसा घूम क्यों रहा हूं मैं अर्थ पे बैठ के? ठीक है, हम अर्थ के साथ घूम रहे हैं, पता है ना? ठीक है, तो m जो है वो मेरा मास है, और मैं किसी रैंडम आर्बिट्रेरी पोजीशन पे बैठा हूं, मेकिंग एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। ठीक है, अच्छा, तो मेरा जो वेट लगेगा, वेट मतलब जो अर्थ मेरे ऊपर फोर्स लगाएगी वो हमेशा किधर लगाती है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो आप अगर इधर बैठे हैं तो ये mg होगा, इधर बैठे हैं तो ये mg होगा, इधर बैठे हैं तो ये mg होगा। mg ऐसा नीचे नहीं होगा, आधों को हमेशा लगता है ऐसा नीचे होगा। ठीक है, अभी हम अर्थ पे बैठे हैं सरफेस पे, ध्यान से समझो क्या मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे बैठने पे एक तो मेरा ये हो गया फोर्स mg। क्या कोई और फोर्स है? बिल्कुल, क्योंकि हमारी पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, तो मैं कौन से सर्कल में घूमूंगा? मैं क्या इस सर्कल में घूमूंगा अर्थ के साथ साथ? क्या पूरे आर रेडियस में? इसकी टोटल रेडियस कितनी है? आर ई, अर्थ की। तो क्या मैं आर ई में घूमूंगा या कुछ और में? कुछ और में। यहां वाला जो होगा, अगर मैं यहां बैठूंगा तो मैं इतने रेडियस में घूमूंगा, यहां बैठूंगा तब मैं इतने रेडियस में घूमूंगा। समझ में आ गया? अच्छा, तो ये रेडियस सपोज मेरे सर्कुलर मोशन की कितनी है? स्मॉल आर, सपोज एज एग्जांपल के लिए। अच्छा, अब मेरे ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस बनाते हैं मेरे ऊपर एम मास के ऊपर। तो ध्यान से देखना, मैं अलग डायग्राम बना रहा हूं। एक तो ये हो गया एम जी, अर्थ जिस फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है। एक और फोर्स होगा, क्योंकि मैं ऐसा सर्कुलर मोशन में घूम रहा हूं, तो क्या मेरे ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम, अर्थ भी घूम रही है ना आपकी, तो ये लगेगा बाहर की तरफ, क्योंकि मैं ऐसा सर्कुलर कर रहा हूं। पता है ना सेंट्रीफ्यूगल किधर लगता है? बाहर की तरफ। कितना? m इंटू ओमेगा स्क्वायर, मैं भी उसी के साथ घूम रहा हूं, इंटू मेरे सर्कुलर मोशन की रेडियस विच इज स्मॉल आर। कैपिटल आर ही मत लिख देना। समझ में आ गया? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, तो इनका जो नेट आएगा, इन दोनों, और तो कोई फोर्स नहीं है मेरे पास, दिख ही रहा है मुझे, इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट आएगा, मतलब ये क्या, ये आपको लगने वाला नेट फोर्स देगा आपके ऊपर, और आपके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा? दैट विल बी m इंटू जी डैश। समझ रहे हो? पक्का ऐसी तो करते थे हम लोग मैकेनिक्स में। सो जी डैश मतलब
इफेक्टिव एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो आ जाएगी, वही तो मुझे निकालनी है। देखते हैं रोटेशन की वजह से कुछ फर्क पड़ता है क्या, कि मतलब अगर मैं इक्वेटर पे होऊंगा तो जी कुछ और होगा, पोल पे होऊंगा तो कुछ और होगा, किसी और जगह पे होऊंगा 60 डिग्री बना के तब कुछ और होगा या नहीं होगा वो देखते हैं। वही हमको स्टडी करना है, रोटेशन की वजह से क्या इफेक्ट होता है। ठीक, चलो देखो, तो नेट फोर्स क्या mg और m ओमेगा स्क्वायर आर का रिजल्टेंट, मतलब mg एंड दिस विल बी योर m ओमेगा स्क्वायर आर। अब मुझे बताओ ये एंगल अगर थीटा, तो ये अगर मैं वर्टिकल लूं तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल 90, तो टोटल एंगल कितना हो गया आपका, दैट विल बी 90 प्लस थीटा। ज्योमेट्री आती है ना इतनी। चलो अब बेसिकली मेरे पास दो वेक्टर्स है जिनके बीच में एंगल 90 प्लस थीटा है, मुझे उनका रिजल्टेंट चाहिए। क्या आता है आपको निकालना, बिल्कुल, कितना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a बी, थोड़ा लेंदी है पर आपको फाइनली रिजल्ट याद रखना है, डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, इनटू कोस थीटा। थीटा ए और बी के बीच में एंगल विच इज 90 प्लस थीटा। दिस विल बी योर m इंटू जी डैश, जी इफेक्टिव बोल लो, जी डैश बोल लो, जी इफेक्टिव बोल लो। ठीक, क्या किया मैंने, समझ में आया। मैकेनिक्स में तो हम करते थे नेट फोर्स को m इंटू जी इफेक्टिव लिखते थे, याद करो। एसएचएम में भी हमने किया था, अगर ऊपर जा रही है पेंडुलम आपकी तो mg नीचे सूडो, उसका इफेक्टिव जो आता था mg माइनस एम, उसको हम जी इफेक्टिव लिखते थे। यहाँ पे भी तो वही कर रहे हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू जी इफेक्टिव। अब नेट फोर्स में कौन कौन सा आया, एक जिस फोर्स से अर्थ मुझे खींच रही है एम इंटू जी से, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कुलर मोशन करने की वजह से। सिंपल। अब इतना तो आप सर्कुलर पढ़ चुके हैं, इतनी फिजिक्स पढ़ चुके हैं, ये सब तो आता ही होगा। चलो अभी भी 5 मिनट हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, क्या मेरा ओमेगा बहुत छोटा है, बिल्कुल। मेरा खुद का मास कितना हो जाएगा, 100 किलो, 200 किलो, ठीक। और ये जो रेडियस है ये भी छोटे, पर ओमेगा का देखो स्क्वायर लगा है, और ये पहले से ही 10 की पावर -4 के आसपास है, या -3 के आसपास, उसका स्क्वायर 10 की पावर -6, उसका भी स्क्वायर। सोचो कितना छोटा होगा, तो क्या ये वैल्यू नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो हेयर आई एम नेग्लेक्टिंग दिस टर्म m ओमेगा स्क्वायर r का स्क्वायर, बिकॉज इट इज वेरी लेस। ठीक है, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, वो करनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों, लॉजिकल है बिल्कुल। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पहले से ही छोटी, उसका भी स्क्वायर और छोटी वैल्यू आएगी आपकी। चलो इसको नेग्लेक्ट कर दिया मैंने, ठीक। क्या बचा बोलो अब, m स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर जी ओमेगा स्क्वायर आर, सिंप्लीफाई कर लिया। cos 90 प्लस थीटा, मैथ आता है थोड़ा बहुत, 90 का ओड मल्टीपल है तो cos साइन में चेंज हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट तो माइनस, दैट विल बी माइनस साइन थीटा। पता है ना सब, दैट इज m इंटू जी इफेक्टिव। अब ध्यान से सुनो, m स्क्वायर अगर मैं बाहर लू तो रूट से बाहर आएगा m, और वो इस m से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। सो जी इफेक्टिव कम्स आउट टू बी, क्या बोलो, जी स्क्वायर माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा की पावर हाफ, क्या यही होगा। अब अगर मैं जी स्क्वायर भी कॉमन ले लूं तो बाहर निकलेगा g, बिल्कुल, अंदर बचेगा जी स्क्वायर कॉमन 1, पर यहां तो जी स्क्वायर था ही नहीं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी, आता है इतना मैथ, इंटू साइन थीटा की पावर हाफ। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ओमेगा फिर से बहुत छोटा, और ये पूरी टर्म किसका काम कर रही है, x का, 1 प्लस एक्स की पावर n। क्या ओमेगा बहुत छोटा, ओमेगा स्क्वायर और छोटा, तो क्या ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी, तो क्या यूज कर सकते हैं, बाइनोमियल, तो क्या हाफ आगे आ जाएगा। सो यहां पे अपने आप लिख लेना, यूजिंग बाइनोमियल, इसके बाद सो जी डैश कम्स आउट टू बी, मतलब जी इफेक्टिव कम्स आउट टू बी जी इंटू 1 माइनस हाफ, आ गया 2 से हाफ मर गया, क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर बाय जी इंटू साइन थीटा। पर स्मॉल आर, अब स्मॉल आर में थोड़ी ना रिजल्ट आ जाएगा, स्मॉल आर क्या है, मेरे घूमने की रेडियस, मेरे सर्कुलर मोशन की रेडियस, पर वो तो वेरी करेगी ना, मैं यहां बैठा हूं तो कुछ और, यहां बैठा हूं तो कुछ और, यहां पे तो है ही नहीं क्योंकि पोल पे मैं बैठा हूं, यहां पे आर ई के इक्वल, तो क्या मेरा स्मॉल आर जो है वो थीटा के साथ वेरी कर रहा है। थीटा अगर मेरा 90 हुआ, थीटा मतलब वर्टिकल के साथ एंगल, थीटा अगर मेरा 90 हुआ, मतलब इक्वेटर की मैं बात कर रहा हूं, तब क्या मेरा जो स्मॉल आर होगा वो आर ई के इक्वल होगा, और थीटा अगर मेरा 0 हुआ तब क्या मेरा स्मॉल आर ही 0 हो जाएगा। अरे होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, यहां बैठ के थोड़ी ना आप घूमते रहो, कैसे घूमोगे यहां पे, क्योंकि अर्थ ऐसी इसी एक्सिस के बढ़ घूम रहे, तो आप कैसे घूम जाओगे उधर, समझ रहे हो। तो क्या मेरा स्मॉल आर वेरी कर रहा है, तो क्या मैं उस रिजल्ट को स्मॉल आर की फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो चेंज करते हैं उसको, कैसे करें। क्या ये आर ई है, बिल्कुल, रेडियस ऑफ अर्थ, क्या ये आर है, मैं अलग से ट्रायंगल बना रहा हूं, ये एंगल कितना लिया मैंने, थीटा, ये कितना लिया स्मॉल आर, ये कितना है आपके पास आर ई, खत्म सवाल, ये 90,
बोलो साइन थीटा विल बी स्मॉल आर बाय आर ई, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आर को कितना लिख सकते हो, आर ई इंटू साइन थीटा। कैसे किया समझ में आया, उसमें डालो और मैं इधर लिख रहा हूं उसको। सो जी इफेक्टिव कम्स आउट टू बी, जी कॉमन आया था आपका, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, आर को क्या डाल दिया, आर ई स्क्वायर, ठीक है। सो दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर थीटा। देखो सही है क्या कि कुछ और बाकी है, और कुछ गलती हुई है, नहीं गलती तो नहीं है। जी इंटू जी स्क्वायर कॉमन लिया, बाहर आएगा आपका जी, ठीक है, 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी, ठीक है। अब हाफ आगे लिया, 2 से 2 कैंसिल, तो जी तो रहेगा ही नीचे। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जी है आपका नीचे, स्मॉल आर को सब्स्टिट्यूट किया। तो फाइनल आपको जो रिजल्ट याद रखना है, दैट इज इफेक्टिव जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। देखो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो रोटेशन की वजह से इफेक्ट आता है। कितना जी अंदर ले जाओ, दैट विल बी जी माइनस जी से जी कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन थीटा। साइन स्क्वायर आएगा क्या, आर ई साइन थीटा, हाँ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कर लोगे। सो बेसिकली अर्थ के रोटेशन की वजह से जो आपका जी वेरी करता है, दैट इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली है। अब पोल पे बताओ, पोल पे थीटा कितना हो जाएगा, थीटा मतलब वर्टिकल के साथ एंगल, पोल पे बैठे हैं तो थीटा 0, तो ये अपनी नोटबुक में ले लेना, एट पोल्स एस थीटा इज इक्वल टू 0 साइन 0 0, जी इफेक्टिव कितना जी, वो तो मुझे पहले से ही पता है। एट इक्वेटर, इक्वेटर पे थीटा कितना हो जाएगा 90 साइन 91, तो जी इफेक्टिव कम्स आउट टू बी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई, मतलब पोल के कंपैरिजन में कम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो इक्वेटर पे जो जी होता है दैट इज लेस देन पोल्स पे जो जी होता है, बिकॉज इक्वेटर पे जी आता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई, पोल्स पे जी आता है जी 9.8। ओमेगा के अर्थ के घूमने की एंगुलर स्पीड 2 पाई बाय 24 आवर्स, आर ई अर्थ की रेडियस, ठीक है। तो ऐसे रोटेशन की वजह से वेरी करता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बताओ यहाँ पे कितना जी होगा, 60 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी कल करते हैं, कल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी स्टार्ट हो जाएगा कल, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैंने उसको एक ही टॉपिक दिया था, ताकि अगर कुछ बचा भी हो तो वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी कल करते हैं, चलो।